हेलो स्टूडेंट, एस्टीमेट की आज की क्लास में हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा है सिंकिंग फंड मेथड। तो इस मेथड में हम जानेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी में समय के साथ उसके मूल्य में गिरावट सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा किस तरीके से आती है। इसी टॉपिक में हमारा क्या था, सिंकिंग फंड मेथड में सिंकिंग फंड जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हमने ये समझ चुके हैं अब तक पिछले दो वीडियो में कि सिंकिंग फंड क्या होता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया था। दूसरा फिर हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया था, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर चुके हैं और हम अब तक ये जान चुके हैं कि सिंकिंग फंड क्या होता है और सिंकिंग फंड को किस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सॉल्व करके किस प्रकार हम सिंकिंग फंड फाइंड करते हैं। अब अगर हम इतना समझ चुके हैं, ये दोनों लेक्चर पिछले अगर हम देख चुके हैं, तो अब इसको समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इस हम बात करेंगे कि सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी में समय के साथ मूल्य में गिरावट किस प्रकार आती है। साथ में हम इस लेक्चर में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे जो हमारे कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ग्राफ है या टेबल है या कोई भी पॉइंट हमारा जो कंपटीशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, या थ्योरी अगर आप विस्तार से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं सिंकिंग फंड मेथड क्या एज्यूम करता है, किस प्रकार प्रॉपर्टी में डिप्रीशिएशन करता है। तो सिंकिंग फंड मेथड में अगर प्रॉपर्टी का डिप्रीशिएशन होगा तो सिंकिंग फंड मेथड यह एज्यूम करता है कि प्रॉपर्टी में होने वाली गिरावट उस साल जमा किए गए सिंकिंग फंड तथा मिलने वाले ब्याज के बराबर उसमें प्रॉपर्टी के मूल्य में गिरावट आएगी। इसको अगर सही शब्दों में बोले तो हम कहेंगे कि इस मेथड में यह एज्यूम किया जाता है कि संपत्ति के मूल्य में हर साल गिरावट उस साल जमा किए गए सिंकिंग फंड की जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो उस साल जमा किए गए सिंकिंग फंड तथा उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी में उस साल डिप्रीशिएशन होगा। इसको और अगर विस्तार से समझना चाहेंगे तो हम यहां एक एग्जांपल के द्वारा हम उसको समझेंगे भी। आप जानते हैं कि हमने जब स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था तो हमने क्या एज्यूम किया था, इस मेथड में यह एज्यूम किया था कि प्रॉपर्टी के मूल्य में हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ, जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी में 1000 की कमी आती है तो हर साल 1000 कमी आती चली जाएगी। जबकि हमने कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में क्या किया था कि इस मेथड में यह एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में जो कमी आएगी वो हर साल एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ आएगी और इसके बारे में हमने चर्चा करी। लेकिन इस मेथड में यानी सिंकिंग फंड मेथड में यह एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी उस साल जमा की गई सिंकिंग फंड तथा उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर आती है। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे जब हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो ये हमारे सिंकिंग फंड की वैल्यू कितनी आई थी, 19,053 रुपए आई, जो हमारी इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमने सॉल्व किया। उसकी लाभकारी आयु भी देखी, परसेंट भी देखा हमने, उसकी स्क्रैप वैल्यू सब कुछ देख दाख के हमने जब सॉल्व किया इस फार्मूले से तो वैल्यू आई हमारी सिंकिंग फंड की 19,053 रुपए। तो अब आप क्या करेंगे, सिंकिंग फंड को आप इसकी लाभकारी आयु के अंतर्गत आप क्या करेंगे, हर साल 19,053 रुपए हर साल क्या करेंगे जब तक इसकी लाभकारी आयु और कितनी थी हमारी 20 साल, तो 20 साल तक आप क्या करेंगे, हर साल के अंत में आप जाएंगे और 20,000 रुपए यानी 19,053 रुपए 20 साल तक हर साल के अंत में जमा करते हुए आप चलते जाएंगे, आगे समय के साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज मान लीजिए प्रॉपर्टी का पहला साल है, फर्स्ट ईयर है। हम इस टेबल को भरते हैं, इस टेबल से हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी टेबल से हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखेंगे जरा, आज मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आज आपने खरीदी है और आपने सिंकिंग फंड तय कर लिया कि 19,053 रुपए मुझे जमा करना है। तो आज साल का लास्ट दिन है, यानी 1 जनवरी को आपकी प्रॉपर्टी बनी है ऐसा समझिए, और 31 दिसंबर को आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी से होने वाली, हमारा सिंकिंग फंड क्या था, प्रॉपर्टी से होने वाली ग्रॉस इनकम में से किस्त कुछ कौन सी है, 19,052 या 53 रुपए, वो किस्त आप क्या करेंगे, आज साल का अंतिम दिन है और आप किस्त जमा करने जा रहे हैं। तो आप क्या हुआ कि पहली साल हुई है, देखें ये हमारी फर्स्ट ईयर की बात हुई और फर्स्ट ईयर हमारी क्या हुई, फर्स्ट ईयर की बात हुई और फर्स्ट ईयर में ही आप क्या करें, क्या हुआ, आप गए बैंक में या किसी संस्था में और आप आई रुपया जमा करके आ गए। आई क्या है, आई है हमारा 19,053 रुपए जो आपने जमा कर दिया। प्लस अब देखिए जरा, आज ही आपने यानी कि आपने आज ये पहली साल है और पहली साल के अंत में आप जमा करने गए हैं क्या, सिंकिंग फंड। तो उसी टाइम क्या होगा, प्रॉपर्टी में डिप्रीशिएशन हो जाएगा। तो डिप्रीशिएशन कितना होगा, मैंने क्या बताया कि इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी सिंकिंग फंड के बराबर ओके है, सिंकिंग फंड हमारा आई है तथा उस पर मिलने वाले ब्याज।
तो जरा आप सोचिए कि आपने साल भर, ये हमारा एक साल है, साल के शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपने कोई रुपया नहीं जमा किया और 1 जनवरी से साल स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर की हमारी बात है, तो यहां तक आप पैसा यहां जमा कर रहे हो, तो क्या आपको पहली साल में इस रुपए पर यानी 19,053 रुपए पर कोई ब्याज मिलेगा? तो मिलेगा या नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि साल के अंत में हमने जमा किया है, तो मिलने वाला ब्याज क्या हुआ हमारा? 0। कितना हुआ? 0 ब्याज हो गया हमारा। तो हमने कहा कि पहली साल के लास्ट में आप गए और 19,053 रुपए आप जमा कर दिया और 19,053 रुपए और जमा किया और आपको पहली साल में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले साल में हमारा, यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल डिप्रीशिएशन कितना हुआ। तो पहली साल में टोटल डिप्रीशिएशन कितना हुआ है, कैसे बताएंगे टोटल डिप्रीशिएशन? तो टोटल डिप्रीशिएशन हम बताएंगे कि हमारा किसके बराबर हुआ? आई के बराबर। मतलब कि पहली साल में प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी क्या आएगी? आई के बराबर आएगी। सही है। अब ये हो गया, पहला साल समाप्त हो गया और आपकी प्रॉपर्टी में जो कमी आई कितनी आई? आई के बराबर। अब बात आती है सेकेंड ईयर, यानी दूसरा साल फिर चालू हो गया। अब आपकी बैंक में आपका कितना रुपया जमा है? आई के बराबर रुपया आपका जमा है। ठीक है। तो आई रुपए पर बैंक आपको क्या कर रहा है? देखिए, निश्चित ब्याज दर पर आपको पैसे दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो आई रुपए जो 19,053 रुपए जमा है, अब पहली साल का जो पैसा जमा हमने कर दिया है वो 1 साल बाद फिर आप दूसरी साल के अंत में आप गए, सेकेंड ईयर के अंत में आप गए और आपने क्या किया? फिर किस्त आपने जमा कर दी आई के बराबर। क्या कर दी? आई के बराबर जमा कर दी। लेकिन अब आपको ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बैंक में पहले से आपके पास क्या है? आई रुपए यानी 19,053 रुपए जमा है, तो बैंक आपको कुछ ना कुछ ब्याज देगा। तो अब आप मान लेते हैं कि दूसरी साल में जो ब्याज मिला है वो क्या है? हमारा ए के बराबर है। ए कोई एक अमाउंट है, ब्याज मिल गया आपको। क्लियर है? तो अब बताइए टोटल डिप्रीशिएशन कितना हुआ? पहली साल में घाटा कितना हुआ था? आई के बराबर। तो पहली साल का घाटा हमारा ये वाला है और दूसरी साल का घाटा हमारा ये वाला है। तो आपकी प्रॉपर्टी में अब तक टोटल डिप्रीशिएशन कितना हो गया है? आई प्लस ए के बराबर हुआ है नहीं? तो आई प्लस आई, क्या मैं ऐसे कह दूं कि 2i प्लस ए के बराबर प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी आ चुकी है। सही है। फिर क्या हुआ? अब देखिए बैंक क्या करता है इस मेथड में। अब आप देख रहे हैं कि आपको पहली साल में कितना घाटा हुआ? सिर्फ 19,053। क्यों? क्योंकि सिंकिंग फंड मेथड ये कहता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी उस साल जमा किए गए सिंकिंग फंड और मिलने वाले ब्याज के बराबर होगी। मतलब पहली साल में आपको घाटा सिर्फ और सिर्फ आई के बराबर हुआ था, क्योंकि ब्याज आपको वहां नहीं मिला था। पहली साल के अंत में जमा किया ना, इसलिए ब्याज नहीं मिला। तो 19,053 रुपए के बराबर घाटा हो गया। दूसरी साल में घाटा कितना हुआ? हमें आई के बराबर तो हुआ ही हुआ है, दूसरी साल की बात हो रही है, लेकिन दूसरी साल में आप देखेंगे कि 19,053 रुपए पर भी आपको कुछ ब्याज मिल गया होगा। तो उस ब्याज के बराबर, मतलब जमा किए गए सिंकिंग फंड प्लस मिलने वाले ब्याज के बराबर घाटा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली साल में घाटा हमारा कम हुआ, लेकिन दूसरी साल में घाटा हमारा ज्यादा हुआ। अब आप सोचिए बैंक में कितना रुपया आपका जमा हो गया? जमा हो गया आपका 19,000 रुपए, 19,053 रुपए ये और 19,053 रुपया ये और प्लस ब्याज। मतलब ऐसा समझ लेते हैं, मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो 19 दूनी 38, 38,000 तो आपका मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज, जो भी आपको 100, 200, 500, 1000 जितना भी ब्याज मिला है वो। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्रॉपर्टी यानी मैं जो हमारा बैंक में रुपया बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या होता है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कौन सा ब्याज मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है। यानी ब्याज पर जो हमारा ब्याज जमा किया है हमने पैसा, उस पर जो ब्याज मिल गया है वो हमारा मूलधन बन जाता है। ठीक है। मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलती है, ऐसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में। तो अब आप देखिए प्रॉपर्टी आपकी आई यानी कि जो 19,053 रुपए आप जमा कर रहे हैं वो प्लस ब्याज, ये आपका मूलधन बैंक में जमा है। अब बात आएगी तीसरी साल। तो तीसरी साल के अंत में फिर वही प्रोसेस, आप गए और आपने क्या कर दिया? आई रुपया जमा कर दिया। तो आपने क्या कर दिया? आप तीसरी साल के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड ईयर में आप फिर दोबारा बैंक में गए और आपने आई रुपया फिर जमा कर दिया प्लस। अब देखिए अभी आपको जो ब्याज मिला था सिर्फ वो पहली साल के जमा, ये ए ब्याज कौन सा था? आई रुपए पर मिला था। लेकिन बैंक में अब पहले 19,000 पर ब्याज मिला था ए, लेकिन अब की बार जो ब्याज मिलेगा, यहां मैं बी मान दे रहा हूं ब्याज, ये जो बी होगा वो हमारा काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैंक में आई प्लस ए के बराबर पैसा जमा हो चुका है। ठीक है ना। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल अब जो हमारा डिप्रीशिएशन है, टोटल अब जो डिप्रीशिएशन वो कितना हो गया, तो तीसरे साल में घाटा कितना हुआ, आई प्लस बी के बराबर। लेकिन टोटल घाटा कितना हो चुका है अब तक, तो अब तक हमारा हो चुका है, ये और जुड़ जाएगा तो 3i प्लस ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, फोर्थ ईयर का और एनालिसिस करके मुझे आप सोच के देखिए क्या आना चाहिए फोर्थ ईयर में। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली साल में घाटा केवल हमारा 19,053 रुपए हुआ था, लेकिन दूसरी साल में घाटा थोड़ा हमारा ज्यादा हुआ, तीसरी साल में हमारा घाटा उससे भी ज्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहली साल में हमारा ब्याज 0 था। हर साल एज्यूम क्या कर रहा है, हर साल सिंकिंग फंड के बराबर तो घाटा होगा ही होगा, लेकिन ब्याज के बराबर भी, और ये ब्याज समय के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बैंक में हमारा पैसा जो हम जमा कर रहे हैं वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पहली साल में सिर्फ आई के बराबर घाटा, दूसरी साल में आई प्लस ए के बराबर, तो ए की वैल्यू पहले कम थी, लेकिन तीसरे साल में आई तो है ही घाटा, लेकिन आई के साथ बी भी हो गया, तो आई और प्लस बी के बराबर घाटा हुआ, यानी कि सिंकिंग फंड प्लस मिलने वाले ब्याज के बराबर। लेकिन ये जो बी है ये काफी ज्यादा हुआ होगा। अब आपका बैंक में कितना रुपया जमा है, अब बैंक में कितना हो गया देखें, आई ए प्लस बी, इतना रुपया बैंक में आपका जमा आप कर चुके हैं। 19,000 प्लस 19,000 पर ब्याज और प्लस अब की बार लगभग 40,000 पर ब्याज है ना, अनुमानित लगभग मोटा मोटी अनुमान हम बात कर रहे हैं। तो हमारा ये टोटल जो ब्याज है बी वो ज्यादा होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो अगले साल में ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, इस बी से भी ज्यादा होगा। यानी पहली साल में तो ब्याज 0 था, उसके बाद ए ब्याज मिलने लगा, लेकिन ए से ज्यादा ब्याज बी मिला हमें। अब हमें क्या मिलेगा, लेकिन अब की बार जो ब्याज मिलेगा वो हमारा काफी ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस मेथड में धीरे धीरे ब्याज बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम भी आता है कि जितना हम सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है जितना हम सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं उतना ही आपको ब्याज मिलने लगे, और यह भी हो सकता है कि जितना हम सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें ब्याज मिलने लगे, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो चौथी साल में क्या हुआ होगा कि हम गए चौथी साल में अपनी होने वाले ग्रॉस इनकम में से सिंकिंग फंड जमा कर दिया, और अब की बार इतने पैसे पर, कितने, आई प्लस ए प्लस बी पर मिलने वाला ब्याज क्या है, सी है, और ये ब्याज और ज्यादा होगा। मतलब चौथी साल में घाटा और ज्यादा हुआ। तो टोटल बिल्डिंग में कितना घाटा हो चुका है, अब तक हो चुका है 4i प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इतना हमारा घाटा हो चुका है। तो इससे हम क्या इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बिल्डिंग में हमारा पहली साल में घाटा कम, फिर दूसरे साल में उससे ज्यादा, तीसरे साल में घाटा उससे ज्यादा, चौथे साल में घाटा उससे भी ज्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड में जो कमी आती है वो शुरुआती समय में कम रुपए के साथ आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे वैसे पैसे में आने वाली जो गिरावट है वो बढ़ते चली जाएगी। और दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि इस मेथड में जो हम कमी आ रही है, जो हम पैसे में कमी आ रही है, वो हर साल एक डिफरेंट अमाउंट के साथ आती है। कह सकते हैं या नहीं इस बात को। तो 3 पॉइंट आपके यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्या क्या हुए कि इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी जमा किए गए सिंकिंग फंड तथा मिलने वाले ब्याज के बराबर हर साल आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंकिंग फंड मेथड में प्रॉपर्टी के मूल्य में कमी शुरुआती समय में, यानी इनिशियल टाइम में कम आती है। कैसे आती है, कम। क्यों आएगी कम? क्योंकि हमें सिंकिंग फंड के बराबर ही आएगी, हमें ब्याज नहीं मिलेगा। फिर इस शुरुआत में ब्याज थोड़ा मिलेगा भी तो कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें मिलने वाला ब्याज ज्यादा होता चला जाएगा। सिंकिंग फंड तो हमारी कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, यानी जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा, तो प्रॉपर्टी के मूल्य में आने वाली जो गिरावट है वो भी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। उसका कारण ये है कि मिलने वाला ब्याज जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। सही है। फिर मैंने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट, कि सिंकिंग फंड मेथड में हर साल यानी प्रति वर्ष अलग अलग अमाउंट के साथ, तो पहली साल में अमाउंट कितना था, 19,053 रुपए गिरावट आई है, अगली साल उससे थोड़ा ज्यादा रुपए के साथ आई, उससे अगली साल उससे और ज्यादा अमाउंट के साथ आई, उससे अगली साल उससे ज्यादा और अमाउंट के साथ आई। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष अलग अलग अमाउंट के साथ आती है और ये अमाउंट समय के साथ हर साल बढ़ता चला जाता है। ये तो हो गई हमारी बात किसकी, एंड ऑफ ईयर डिप्रीशिएशन और टोटल डिप्रीशिएशन। अगर आपको बोल दे इसी टेबल में बोल दे कि ईयरली वाइज आप बुक वैल्यू बताइए, तो बुक वैल्यू हम पढ़ चुके हैं ना। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक का डिप्रीशिएशन अगर घटा देंगे तो बचने वाला अमाउंट क्या होगा, हमारा बुक वैल्यू कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, बुक वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट में से
आज तक का घाटा, यानी जितनी भी साल हो चुके हैं आज तक का डिप्रीशिएशन करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। तो अगर पहली साल की मुझसे कोई बुक वैल्यू पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, अगर फर्स्ट ईयर की मुझसे कोई बुक वैल्यू पूछ दे तो मैं क्या बताऊंगा। देखें यहां पर, देखें जरा, एक टेबल बना रहा हूं यहां पर, बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर की पूछेगा बुक वैल्यू, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा फर्स्ट ईयर की जो बुक वैल्यू है, इस लाइन को मिटा के थोड़ा सा मैं इतना कर देता हूं, ठीक है। ये अगर मुझे फर्स्ट ईयर की कोई बुक वैल्यू पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रीशिएशन, यही तो होगा। दूसरा इसका क्या बताऊंगा, सी माइनस ये वाला अमाउंट, टोटल डिप्रीशिएशन आज तक का घाटा, तो 2 साल तक का घाटा ये है ना टोटल, तो मैं क्या कर दूंगा ब्रैकेट में 2i प्लस ए, और मैं थर्ड इसमें पूछेगा तो क्या कर दूंगा सी माइनस ब्रैकेट में 3i प्लस ए प्लस बी, मतलब आपको क्या कर देना है, सी में से वैल्यू घटा देनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 3i प्लस ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बुक वैल्यू हमारी बन जाएगी। चलिए खैर, बुक वैल्यू की बात हो गई, टोटल डिप्रीशिएशन की हो गई, डिप्रीशिएशन की हो गई, ग्राफ की हो गई, पॉइंट की। अब ग्राफ की बात करते हैं, सारे पॉइंट्स यहां ओके हो गए। अब आप अगर ग्राफ बनाना चाहें, यानी कि डिप्रीशिएशन और कॉस्ट, डिप्रीशिएशन और टाइम के बीच में, यानी जैसे गिरावट आ रही है, अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि डिप्रीशिएशन और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा। जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो हमें कैसा ग्राफ मिला था, हमें जब इसका ग्राफ मिला तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। कैसी मिली थी, स्ट्रेट लाइन मिली थी हमें। जब हमने कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का ग्राफ बनाया था तो हमें शुरुआत में कमी ज्यादा हुई थी, धीरे धीरे समय के साथ कमी बढ़ती चली गई थी, तो ये कमी होती चली गई थी, शुरुआत में ज्यादा, समय के साथ कमी कम हो गई थी। लेकिन इस मेथड में हम देख रहे हैं कि शुरुआत में कमी तो थोड़ी धीरे धीरे आएगी। शुरुआत में क्या कमी आएगी, शुरुआत में कमी जो है बहुत कम अमाउंट के साथ आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, यह हमारा अमाउंट, ये हमारा जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, हमारा होने वाला डिप्रीशिएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ये हमारा ग्राफ है किसका, किस मेथड का, सिंकिंग फंड मेथड का ये ग्राफ है, जो कि बिल्कुल उल्टा है। यानी इसका जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया किसका, हमारा सिंकिंग फंड मेथड का, बिल्कुल अपोजिट है किसका, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का। तो ये तीनों मेथड हमने पढ़े, और तीनों मेथड में ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो टेबल बनाई है, जो ग्राफ बनाया है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, आप समझिए अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप थ्योरी कहीं लिखना चाहते हैं तो बहुत इफेक्टिव थ्योरी, बहुत ज़बरदस्त थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से 100% समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप इसको लाइक कर सकते हैं। और इस कोर्स को अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। यही उम्मीद आपसे हम करते हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।